हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेज। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉची रेजिड्यू थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक टॉपिक और बचता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉची रेजिड्यू थ्योरम, जिसको मैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि इसी लेक्चर के साथ कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। तो हमारा इस यूनिट के अंदर एक लेक्चर और बचा है, यानी कि मैथमेटिक्स 2 का जो हमारा सिलेबस है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा मैथमेटिक्स 2 का सेकंड लास्ट लेक्चर है और आज का लेक्चर हमारा है रेजिड्यू थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिड्यू थ्योरम। तो देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेजिड्यू पढ़ाए थे, है ना। रेजिड्यू एट पोल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, और रेजिड्यू एट इंफिनिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें रेजिड्यू थ्योरम पढ़ना है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करना आता है तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि रेजिड्यू थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आते हैं। 90% जो हमें यहां पर काम करना है वो वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो अगर आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करना आता है पोल पे, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ हमें रेजिड्यू थ्योरम का एक फॉर्मूला लिखना है और उसी फॉर्मूले में हमें वैल्यू को पुट करनी है, और बहुत आसानी के साथ आज के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर भी बहुत आसान था, आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा आसान है। तो आप यहां पर जरा ध्यान दीजिए करना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की कि ये स्टेटमेंट क्या है। देखो, स्टेटमेंट है कि लेट एफ जेड बी वन वैल्यू एंड एनालिटिक। एफ जेड क्या है? एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है। वन वैल्यू मतलब एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है, और एनालिटिक भी है। कहां पर? ऑन क्लोज कंटूर सी। कोई क्लोज कंटूर, कंटूर मतलब कोई क्लोज कर्व है, ठीक है, क्लोज कंटूर है सी, उस पर क्या है हमारा फंक्शन? वन वैल्यू भी है और सिंगल वैल्यू भी है और एनालिटिक भी है। एक्सेप्ट, कुछ पॉइंट्स को छोड़कर, एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, कुछ पोल को छोड़कर। कौन कौन से वो पोल हैं ये लिखें। इन पोल्स को छोड़कर बाकी सभी जगह पर हमारा जो गिवन फंक्शन है एफ जेड वो वन वैल्यू भी है, सिंगल वैल्यू भी है और एनालिटिक भी है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, और ऐसे पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? पोल्स भी कहते हैं, है ना। सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं और पोल्स भी कहते हैं, ठीक। तो यानी कि ये क्या है? हमारे पास पोल है। Z1, Z2, Z3 ये सब क्या है? हमारे पास पोल है। एंड अब देखो, पोल अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे? इन सभी पोल पर हम रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको सिखा चुका हूं। तो लास्ट लेक्चर अगर आप एक बार देख लेंगे तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और लास्ट लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो R1, R2, R3 ये सब क्या है? पोल है। देखो, R1 पोल हो, R1 R1 जो है वो रेजिड्यू है Z1 पोल पे, R2 रेजिड्यू है Z2 पोल पे, R3 रेजिड्यू है Z3 पोल पे, इसी तरह से Rn रेजिड्यू है Zn पोल पर। बी द रेजिड्यू एट दिस पोल। तो देखो, आपको करना क्या है? आपको पोल पे रेजिड्यू को कैलकुलेट करना है। पोल पर रेजिड्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं बहुत अच्छे से आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। उसके बाद जब आप रेजिड्यू कैलकुलेट कर लें तो आपसे क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन पूछा होगा। किसका? एफ जेड का। और जिस एफ जेड का आपसे इंटीग्रेशन पूछा होगा उस एफ जेड के सारे रेजिड्यू पोल के ऊपर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो आपको करना क्या है? अब आपसे एफ जेड का इंटीग्रेशन पूछा है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ जेड का? जरा यहां पर ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अलोंग ए क्लोज कंटूर सी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, और ब्रैकेट में R1, R2, R3 प्लस Rn, मतलब Rn तक हमें कैलकुलेट करना है। तो मतलब सिंपली आपको क्या करना है? रेजिड्यू कैलकुलेट करने, इस फॉर्मूले में पुट कर देने, आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। देखो, इस थ्योरम को मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूं कि इस थ्योरम का एक्चुअल में मतलब क्या है। क्या है ये थ्योरम? देखो, इसका मतलब ये कि अगर आपके पास कोई एक क्लोज कंटूर है सी, क्लोज कर्व है आपके पास सी, मैं एक काम करता हूं, एक सर्कल ले लेता हूं। ये भी हमारा क्या? क्लोज कंटूर है। तो मैंने यहां पर एक सर्कल ले लिया जो कि एक क्लोज कंटूर है सी, ठीक है ना। इसको हमने कह दिया ये क्या है? एक क्लोज कंटूर सी है। ये हमारे पास एक क्लोज कंटूर है सी, ठीक। उसके बाद क्या है? इसके अंदर
हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स है, Z1 Z2 Z3 ये सब क्या है, पोल्स हैं, ठीक है ना। पोल्स मतलब सिंगुलर पॉइंट है ना। तो यहां पर हमारे पास कुछ फाइनाइट पोल है, तो मैं क्या करता हूं, मान लेते हैं हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल है Z1 Z2 Z3, इन सबको मैं इस कंटूर के अंदर मार्क कर लेता हूं और उनके तरफ सर्कल बना देता हूं। जब हमारे पास कोई सिंगुलर पॉइंट आता है तो हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा फिर मल्टी कनेक्टेड रीजन बन जाता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर हम छोटे छोटे सर्कल ले लेते हैं। जैसे एक सर्कल मैंने ये ले लिया, एक छोटा सा, है ना, एक सर्कल यहां ले लिया मैंने। ये सर्कल मैं किसके बाहर बना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए, ये सर्कल हम बना रहे हैं पोल्स के बाहर। जैसे यहां पर मान लेते हैं हमारे पास, ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो पॉइंट है इस पर हमारे पास पोल आ गया Z1। तो मैंने क्या किया, Z1 पोल के बाहर एक इस छोटा सा सर्कल बना दिया। ऐसा ही करते हैं ना, जहां पर भी सिंगुलर पॉइंट आता है उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देते हैं। ये Z1 हो गया, यहां पर हमारा पोल हो गया Z2, यहां पर हमारा पोल हो गया Z3, और यहां पर मान लेते हैं डैश डैश करके ये हमारा पोल हो गया Zn, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, ये हमारा क्लोज कर्व C है, ये हमारा C1 हो गया, क्या हो गया C1, ये हमारा C2, ये हमारा C3 और ये हमारा हो गया Cn। थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट को समझ लो, एग्जाम में ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है कि भाई कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है, तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे और ये डायग्राम बना देंगे, है ना। तो इधर ध्यान दीजिए, तो यहां पर हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास क्या है, क्लोज कर्व था C, इसके अंदर कुछ पोल थे, कुछ सिंगुलर पॉइंट थे। हमने क्या किया, उन सिंगुलर पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा स्मॉल सर्कल बना दिया, है ना। तो अब ये हमारा मल्टी कनेक्टेड रीजन बन गया। तो अगर हम यहां पर, हमने पहले थ्योरम पढ़ी थी, कॉची थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, अगर मैं यहां पर कॉची थ्योरम को अप्लाई करूं फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए, ठीक है, तो मेरे पास यही फॉर्मूला ड्राइव होके आ जाएगा। डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं, बाकी इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, बस आपको मल्टी कनेक्टेड रीजन लगा देना है और ये सीधे आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर एक्चुअल में है क्या, ये जो हमारे पास पहला पोल है Z1, कौन सा पोल है Z1। जब आप Z1 पोल पर रेजिड्यू कैलकुलेट करोगे तो यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास रेजिड्यू आ जाएगा, रेजिड्यू मान लेता हूं, यहां पर मेरे पास रेजिड्यू आ गया, ये इसके अलोंग रेजिड्यू आएगा। तो मान लेता हूं इसके अलोंग रेजिड्यू आ रहा है हमारे पास R1, कितना आ रहा है R1। सिमिलरली हम इसके अलोंग रेजिड्यू निकालेंगे, तो देखो इसके अलोंग रेजिड्यू क्या आएगा, इसके अलोंग R3 आ जाएगा। इसके अलोंग, अगर इसके अबाउट आप रेजिड्यू निकालेंगे, इस पोल पर अगर आप रेजिड्यू निकालेंगे तो R2 आ जाएगा, और अगर आप इस पोल पर रेजिड्यू निकालेंगे तो आपके पास Rn आ जाएगा। तो यहां पर जरा ध्यान देना, ये R1 रेजिड्यू हो गया, Z2 के अलोंग R2 रेजिड्यू आ जाएगा, Z3 के अलोंग R3 आ जाएगा, और Zn के अलोंग Rn आ जाएगा। तो ये सारे रेजिड्यू आपको कैलकुलेट करने हैं इन द गिवन पोल। जो भी आपको पोल दे रखा है उस पोल पे रेजिड्यू को कैलकुलेट करो, इस फॉर्मूले में पुट करो और आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। अब मैं इसका यूज करके दिखाता हूं आपको क्वेश्चंस में कि कैसे हम इसको क्वेश्चंस में यूज करते हैं। रेजिड्यू निकालना आपको आना चाहिए। रेजिड्यू के फॉर्मूले मैंने यहां पर एक बार और लिख दिए। रेजिड्यू एट पोल, पोल पर रेजिड्यू कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर पोल आपका सिंपल है, अगर आपका पोल कैसा है, सिंपल पोल है, तो रेजिड्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, लिमिट, है ना। और अगर आपका जो रेजिड्यू है, सॉरी पोल है, उसका ऑर्डर m है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। और अगर आपका जो fz फंक्शन है, मतलब पोल सिंपल है लेकिन fz फंक्शन इस फॉर्म में है, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा आज ऊपर के दो फॉर्मूलों से ही काम चल जाएगा। इन दो फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चंस में, है ना। तो आपको क्या करना है, रेजिड्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूलों का यूज करना है इनका, और ये हमारा कॉची रेजिड्यू थ्योरम का फॉर्मूला है, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी इंटीग्रेशन आपको चाहिए होगा डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो आप देखो इसमें नया क्या है, कुछ भी नहीं, नया सिर्फ इतना है कि रेजिड्यू को ऐड करना है, बाकी सब तो प्रीवियस लेक्चर ही है। देखो क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट कॉची रेजिड्यू थ्योरम, इवेल्युएट बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम। आपको कॉची रेजिड्यू थ्योरम को यूज करके इसको इवेल्युएट करना है। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास क्वेश्चंस में बहुत सारे पोल्स होंगे, कभी एक आएगा, कभी दो आएंगे, कभी तीन आएंगे, कभी चार पोल आएंगे। आपको सिर्फ उसी पोल पे रेजिड्यू कैलकुलेट करना है जो आपके गिवन रीजन के अंदर हो। यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर यहां पर कंटूर दिया होगा, आपको यहां पर कर्व दिया होगा, पहले आप उस कर्व को प्लॉट कर लेंगे।
और देखेंगे कि कर्व के अंदर कौन कौन सा पोल आ रहा है। जो पोल कर्व के अंदर आएगा केवल आप उसी पे रेजिड्यू निकालेंगे। अगर कोई पोल कर्व के बाहर चला जाता है तो उस पे आप रेजिड्यू बिल्कुल नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो मैं यहां पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये इंटीग्रेशन मुझे इवेल्युएट करना है, ठीक है ना। और इसमें इस इंटीग्रेशन में ये वाला जो पार्ट है ये एफ जेड है। क्या है ये? एफ जेड। देखो एफ जेड इंटीग्रेशन के आगे लिखा हुआ पार्ट क्या? एफ जेड है। तो मुझे पहले इस एफ जेड से ही डील करना है। तो यहां पर ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो यहां पर एफ जेड कितना है। तो मैं यहां पर एफ जेड लिख लेता हूं। एफ जेड है मेरा यहां पर ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 1। ये हमारे पास एफ जेड। अब क्या करेंगे, आपको फंक्शन पता चल गया तो आप सबसे पहले इसके पोल निकालिए। क्या निकालिए? पोल। पोल कैसे निकालते हैं? डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे? 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पर 4 पोल, 4 पोल। तो यहां पर आप डिनोमिनेटर को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए कर देते हैं। डिनोमिनेटर कितना है? जेड माइनस 1। जेड माइनस 1 को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो यहां से जेड की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। 1 कैसा पोल है? आप जानते हैं अच्छे से। 1 एक सिंपल पोल है। कैसा पोल है? सिंपल पोल। तो यानी कि हमारे पास एक सिंपल पोल आया है। तो अगर सिंपल पोल आया है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये सिंपल पोल हमारे रीजन के अंदर है भी या नहीं। अगर रीजन के अंदर ही नहीं हुआ तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर रेजिड्यू निकालेंगे ही नहीं। तो चेक करते हैं कि हमारे रीजन के अंदर है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आप स्टेप फिक्स है इसमें। क्या करना है आपको? सबसे पहले पोल निकाल लो। पोल निकालने के बाद रीजन ड्रॉ करो और देखो कि पोल रीजन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं अब यहां पर रीजन ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो रीजन देखो मेरा क्या आएगा, जरा ध्यान से। रीजन ड्रॉ करना आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हमने पहले जब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा था, कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ी थी, तो वहां पर हमने यही सब किया था। तो मैं यहां पर रीजन ड्रॉ करने जा रहा हूं। रीजन मेरे पास एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है मॉड जेड इक्वल टू 2। आप जानते हैं कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन पर है क्योंकि सर्कल की हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें जो जेड नॉट होता है वो सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। और आर होता है आपका रेडियस। और आप अगर इसको कंपेयर करो यहां से तो देखो आपके पास सेंटर तो है ही नहीं, जेड नॉट की वैल्यू 0 है। जेड नॉट 0 होने का मतलब है सेंटर 0,0 पर है। क्योंकि जब जेड नॉट 0 होता है तो इसका मतलब यह है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0। तो यानी कि x भी 0 y भी 0। तो सेंटर क्या हो जाता है? 0,0। तो यहां पर मुझे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि मेरा जो सेंटर है वो 0,0 पर है। तो ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर कहां पर है? देखो यहां पर जेड नॉट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब सेंटर 0,0 पर है। कहां पर है? 0,0 पर। और रेडियस कितना है? रेडियस को अगर आप ध्यान दें तो रेडियस 2 है। रेडियस कितना है? 2 है। अब मैं इस सर्कल को यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखेंगे इस सर्कल हमारा। तो सर्कल का सेंटर 0,0 पर है, रेडियस उसका 2 है। तो मैं यहां पर पहले एक सर्कल बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? एक सर्कल मैंने यहां पर ये बना लिया। ये लीजिए, ये सर्कल मेरे पास आ गया। अब इसमें मैं एक्स और वाई एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो सबसे पहले यहां पर एक्स और वाई एक्सिस देखिए क्या होगी। तो ये रही मेरी एक्स एक्सिस, ठीक। और यहां पर आ जाएगी हमारे पास वाई एक्सिस। दिस इज द वाई एक्सिस। क्लियर हो गया? तो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले पॉइंट को मार्क करते हैं। हमारा जो पोल है वो z इक्वल टू 1 है। z इक्वल टू 1 का मतलब होता है 1,0। तो 1,0 कहां आएगा? यहां कहीं आएगा। z इक्वल टू 1 यहां कहीं आएगा। तो देखिए जहां पर z इक्वल टू 1 आएगा यहां आएगा। मैंने ऐसा मान लिया यहां आएगा जहां पर ये इस पॉइंट पर आएगा z इक्वल टू 1। अच्छा रेडियस कितना है? इसका रेडियस 2 है। तो पहले मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूं। ये 2,0 है, ये -2,0 है। अब एक बात बताओ, अगर ये 2,0 है और ये 0,0 है ना, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो z इक्वल टू 1 है। z इक्वल टू 1 मतलब 1,0। तो 1,0 कहां आएगा? कहीं बीच में आएगा। क्लियर है ना? तो यहां पर कहीं बीच में आएगा ये, यानी कि हमारा जो पोल है वो अंदर ही आ रहा है। ये है मेरा Z1। क्या है ये? Z1। अब ये जो Z1 है इसके बाहर एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। इसके बाहर एक छोटा सा
सर्कल हम बना लेते हैं इस तरह से, ये बन गया। बात समझ में आ गई? तो अब ये हमारे पास एक सर्कल, देखो ये हमारे पास गिवन कर्व था सी, ये हमारे पास एक C1 सर्कल आ गया जिसमें हमें पोल दे रखा है Z1, और इस पोल के अलावा जब आप रेजिड्यू निकालेंगे तो उसको हम बोल देते हैं R। एक ही रेजिड्यू है इसलिए मैंने R बोल दिया, चाहे तो आप उसको R1 बोल सकते हैं क्योंकि और कोई तो सिंगुलर पॉइंट है नहीं। तो अब इस पोल के अबाउट क्या करो, रेजिड्यू निकाल दो। ये तो हमारी ड्राइंग हो गई। अब रेजिड्यू, तो अब आपको समझ में आ गया कि जो आपका गिवन पोल था वो आपके गिवन रीजन के अंदर आ रहा है, इसलिए इस पॉइंट पर अपन रेजिड्यू निकालेंगे। तो रेजिड्यू, जरा ध्यान दीजिए, रेजिड्यू एट रेजिड्यू z इक्वल टू 1। तो देखो z इक्वल टू 1 पर रेजिड्यू क्या आएगा, फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट z टेंड्स टू 1 और यहां पर z माइनस 1 एफ जेड, ये होता है मेरा फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट करें तो लिमिट z माइनस 1 और z 1 तक अप्रोच कर रहा है, और यहां पर एफ जेड की वैल्यू e की पावर z अपॉन z माइनस 1, और यहां से आप देख सकते हैं z माइनस 1 से z माइनस 1 हो गया कैंसिल, और बचे हुए पार्ट में आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जब आप बचे हुए पार्ट में लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा ना। लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, बचा हुआ पार्ट e की पावर z है, इसमें लिमिट लगाएंगे तो e आ जाएगा, यानी कि मेरे पास r की वैल्यू आ गई e, रेजिड्यू कितना आ गया, e आ गया, e। चाहे तो आप इसको r1 कह दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, r1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास रेजिड्यू की वैल्यू आ गई r1। नाउ अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम, अब मैं यहां पर कॉची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करूंगा और अपने आंसर को लिख दूंगा। कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि हमारा जो इंटीग्रेशन होगा अलोंग द क्लोज कर्व सी, इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज कर्व सी किसका, एफ जेड का। एफ जेड कितना है, ये लिखा है e की पावर z अपॉन z माइनस 1 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, और ब्रैकेट में सभी रेजिड्यू का सम आता है। ब्रैकेट में क्या आता है, सबका सम। एक ही हमारे पास r1, तो r1 लिख देते हैं। तो यहां पर आएगा आपके पास r1 और r1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 पाई आयोटा इंटू ई, यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिड्यू थ्योरम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा आसान है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। कहां पर, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में, यानी कि इस क्वेश्चन को हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाइए, यही आंसर आपका आएगा। और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप चाहे तो पीछे जाकर के चेक कर सकते हैं, आंसर वहां पर भी इतना आया था। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे ना, यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस वही होंगे जो हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, या वहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में दिए गए थे, वैसे ही क्वेश्चन है ज्यादातर। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम। अब देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन को देख के याद आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, लेकिन यहां पर हम कर रहे हैं कॉची रेजिड्यू थ्योरम से। हाँ, एक बार और सुन लीजिए, क्वेश्चन में मेंशन है बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम, तो आप कॉची फॉर्मूला से नहीं कर सकते। अगर आपको मेंशन है कॉची रेजिड्यू थ्योरम से करना है तो फिर आप इसी से करेंगे। हाँ, अगर मेंशन नहीं होता तो आपकी चॉइस थी, आप किसी भी मेथड से कर सकते थे। अब हम चलते हैं आगे, इवेल्युएट बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो ये हमारे पास देखो एफ जेड ये दे रखा है, तो मैं इसमें से एफ जेड को अलग करके लिख लेता हूं, एफ जेड, क्योंकि मुझे पहले पोल निकालने। तो यहां पर एफ जेड कितना है, जरा ध्यान दीजिए, एफ जेड इक्वल टू कॉस पाई जेड स्क्वायर, कॉस पाई जेड स्क्वायर, कॉस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर। यहां पर ये मेरे ख्याल से माइनस साइन होगा, एक बार यहां पर माइनस साइन था, एक मिनट,
हाँ, यहां पर 1 मिनट थोड़ा सा करेक्शन है, ये माइनस साइन हो गया यहां पर। देखिए यहां पर जो है माइनस साइन, चल यहां पर माइनस कर लेंगे, थोड़ा सा करेक्शन है। ऐसा नहीं है कि प्लस के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, प्लस के साथ भी हो जाएगा, आप प्लस लेकर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्चुअल में यहां पर माइनस। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, तो मेरे पास एफ जेड है, देखिए एफ जेड इक्वल टू कितना है, कॉस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, ये यहां पर है, ठीक है ना, जेड माइनस 2, ये एफ जेड है। इसमें से क्या करना, सबसे पहले पोल निकाल लेने, पोल निकालते हैं। तो देखिए जरा, 4 पोल्स, 4 पोल्स, क्या करें, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो, जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2 को 0 पुट कर देते हैं, तो जेड इक्वल टू 1, एक पोल आ गया हमारा जेड इक्वल टू 1 और एक पोल आ गया हमारा जेड इक्वल टू 2। आप यहां पर देख के ही समझ गए होंगे कि दोनों के दोनों सिंपल पोल है। कैसे पोल है, सिंपल पोल, सिंपल पोल, ये भी कैसा पोल है, सिंपल पोल है। चलिए इसके बाद क्या करना है, अब हमें रीजन को ड्रॉ करना है। देखो सारे स्टेप फिक्स है, कुछ इसमें नया नहीं करना है। अब हम यहां पर थोड़ा रीजन को ड्रॉ करते हैं। रीजन कैसा, सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 0,0 है, रेडियस उसका 3 है, तो यहां पर रीजन को ड्रॉ करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूं रीजन। तो देखिए अगर मैं रीजन की बात करूं तो यहां पर रीजन के लिए मुझे दिया है सर्कल की इक्वेशन मॉड जेड इक्वल टू 3, जिसका सेंटर कहां पर है, देखो यहां पर मॉड जेड इक्वल टू 3 होने का मतलब है जेड नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 पर है और रेडियस इसका 3 है। तो चलिए इसको बना लेते हैं, रेडियस 3 है, सेंटर 0,0 पर है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये लीजिए एक सर्कल आ गया जिसका रेडियस 3 है, सेंटर 0,0 है, यहां पर बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां पर ये मेरी होगी एक्स एक्सिस और यहां पर आ गई वाई एक्सिस, क्लियर। चलिए अब देखिए ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यहां पर इसका जो रेडियस है वो 3 है, तो यहां पर ये 3,0 आ जाएगा और ये -3,0 आ जाएगा, ये सेंटर है, ठीक। अब सबसे पहले देखते हैं हमारे जो पोल है क्या वो इसके अंदर आ रहे हैं। पहला पोल है हमारा z इक्वल टू 1, डेफिनेटली z इक्वल टू 1 अंदर ही आएगा, z इक्वल टू 2 भी अंदर आएगा। इसका मतलब इस बार हमारे दोनों पोल ही अंदर है ना। एक जगह यहां पर आपको z1 दिया है, मान लेते हैं यहां पर z1 1 पर 1 यहां आ जाएगा, ये z1 है और एक यहां पर z2, दोनों पोल अंदर है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों के चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। यहां पर देखो ये लीजिए, तो ये हमारा एक सर्कल बन गया, ठीक है ना। एक सर्कल इसके चारों तरफ बना लेंगे, तो एक सर्कल ये बन गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये तो हमारे पास गिवन क्लोज कर्व सी था, ये हमारे पास C1 आ गया और ये कर्व आ गया C2। C1 कर्व के अलावा जो हमारे पास रेजिड्यू होगा वो होगा, देखिए ये C1 है, इसके अलोंग रेजिड्यू निकालेंगे R1 और इसके अलोंग रेजिड्यू निकालेंगे R2। तो मुझे यहां पर R1 और R2 दोनों रेजिड्यू निकालने हैं क्योंकि दोनों पोल मेरे अंदर आ रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं ना। अब हमें कैलकुलेट करना है रेजिड्यू एट पोल Z1 एंड Z2। तो स्टार्ट करता हूं मैं यहां से, रेजिड्यू कहां पर निकालना, पहला रेजिड्यू z इक्वल टू 1, फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट z टेंड्स टू 1 z -1
और एफ जेड। अब यहां पर एफ जेड को पुट करना पड़ेगा, तो चलिए एफ जेड को पुट करते हैं। देखो जरा, लिमिट जेड टेंड्स टू 1 जेड माइनस 1 और एफ जेड था हमारे पास साइन जेड सॉरी कॉस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2। अब यहां से आप देख सकते हैं एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा, हमेशा ही होता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा इस तरह से कैंसिल आउट होगा। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसमें लिमिट लगाओ जरा, बचे हुए पार्ट में क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो देखो जेड की जगह 1 रखो, कितना आएगा, यहां ये कॉस पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस पाई प्लस साइन पाई डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 2 आएगा। तो देखो कितना आ रहा है, यहां से ध्यान दो, कॉस पाई माइनस 1 होता है, साइन पाई 0 होता है, डिवाइड में -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसका मतलब रेजिड्यू हमारे पास आ गया 1। तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आ गया 1, जिसको हम मान लेते हैं R1। ये क्या है हमारा, जेड इक्वल टू 1 पे जो रेजिड्यू है वो कितना है, R1 है। तो एक रेजिड्यू मेरे पास आ चुका, एक रेजिड्यू आ चुका। अब नेक्स्ट निकालते हैं ना, दूसरा क्या है, दूसरा हमें निकालना है यहां पर रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 2 पर, अगेन सिंपल पोल है, तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 2 सिंपल पोल, अगेन जेड इक्वल टू 2 सिंपल पोल। फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू 2 जेड माइनस 2 एंड एफ जेड, वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिमिट जेड टेंड्स टू 2 जेड माइनस 2 और एफ जेड कितना है, एफ जेड है कॉस पाई जेड स्क्वायर, कॉस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2 ये आ गया। और यहां से इस बार जेड माइनस 2 से जेड माइनस 2 कैंसिल हुआ, वैल्यू पुट करो लिमिट की, देखो यहां पर पुट करेंगे तो कॉस 4 पाई बन जाएगा और यहां पुट करेंगे तो साइन 4 पाई बन जाएगा, क्योंकि इस बार ये 2 है, डिवाइड में 2 माइनस 1, कॉस 4 पाई 1 होता है और साइन 4 पाई 0 होता है, तो यहां पर 1/1 आ गया, यानी कि फाइनली हमारे पास इसका रेजिड्यू भी 1 ही आ गया, ठीक है ना। यहां पर भी हमारे पास रेजिड्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1, जिसको हम मान लेते हैं R2। तो मेरे पास R1 R2 दोनों रेजिड्यू आ चुके। अब मुझे करना क्या है, देखो अब यहां पर रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे ना, बाय रेजिड्यू थ्योरम, बाय रेजिड्यू थ्योरम, तो रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम, है ना, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया बाय रेजिड्यू थ्योरम। तो देखो रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा। अब यहां पर जरा ध्यान से समझे, तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओवर द क्लोज कर्व। अब ये फंक्शन मैं लिख लेता हूं, कॉस, देखिए फंक्शन क्या था, कॉस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2 एंड डी जेड इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, 2 पाई। देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला क्या कहता है, 2 पाई आयोटा। अब क्योंकि दो ही रेजिड्यू है तो R1 प्लस R2, तो R1 भी 1 है और R2 भी 1 है, 2 बन जाएगा, यानी कि ये सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 पाई आयोटा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आप देख रहे हैं कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, कोई इसमें गलती होने के भी चांसेस ज्यादा नहीं है, आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन द पोल, पोल को निकालना है और रेजिड्यू निकालने, कहां पर, ईच पोल। डिटरमाइन द पोल एंड रेजिड्यू एट ईच पोल ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के हमें पोल भी निकालने हैं और सभी पोल पर रेजिड्यू भी निकालना है। रीजन आपको दे रखा है, हेंस इवेल्युएट एंड रेजिड्यू एट ईच पोल ऑफ द फंक्शन एंड हेंस इवेल्युएट वेयर सी इज द इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते, मतलब रीजन है।
तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास एफ जेड हमें दे रखा है। एफ जेड देखिए कितना है, एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z एंड प्लस 2, ये हमें दे रखा है एफ जेड। तो सबसे पहले पोल निकालते हैं। तो पोल के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं। तो 4 पोल्स। तो पोल्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, तो यहां पर जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 को 0 पुट कर दिया। अच्छा, ये जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 के फैक्टर हम कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर अगर आप करोगे तो फैक्टर करने सभी को आते हैं। जेड स्क्वायर क्या बन जाएंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू मिलेंगी जेड की, एक मिलेगी जेड की वैल्यू 1, एक मिलेगी जेड की वैल्यू 2। दोनों के दोनों क्या है, सिंपल पोल है भाई। फैक्टर करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं फैक्टर हो रहा है तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, हालांकि इसके फैक्टर सब कर लेंगे मुझे पता है। सिंपल पोल और ये भी सिंपल पोल है। ठीक है ना। देखो अब रीजन ड्रॉ करना है, क्या करना है, रीजन ड्रॉ करना है। तो अब जरा ध्यान देंगे आगे, उसके बाद रेजिड्यू निकालेंगे। पहले रीजन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर रेजिड्यू निकालते हैं। हालांकि इस बार रेजिड्यू आपको दोनों निकालने हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सभी पोल पर रेजिड्यू निकालो, भले ही वो पोल अंदर आ रहा हो या ना आ रहा हो, आपको रेजिड्यू निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए, तो अब मैं यहां पर रीजन ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे यहां पर रीजन क्या दिया है, सर्कल दिया अगेन, जिसका सेंटर 2, देखो इस बार सेंटर चेंज कर दिया, रेडियस 1/2 है ना। तो मुझे एक सर्कल दिया, तो सबसे पहले मैं एक सर्कल मैंने यहां पर बना लिया। ये लीजिए, ये मेरे पास एक सर्कल है, यहां पर मैंने इसको बना दिया। अब जरा ध्यान देना, ये लीजिए। अब यहां पर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाऊंगा। देखो आपका जो रीजन है, जो रीजन आपको दिया, एक मिनट पहले मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। रीजन जो आपको दिया है पहले उस पर जरा ध्यान देंगे। रीजन देखो आपको दिया है मॉड जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2, ये आपको दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें सर्कल का जो, इसमें सर्कल के अंदर इक्वेशन में जेड नॉट की वैल्यू 2 दी है। इसका मतलब इस बार सर्कल का जो सेंटर है वो 2,0 पर है, क्योंकि जेड नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, जेड नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है 2 + 0 आयोटा, यानी कि एक्स वाला कोऑर्डिनेट 2 है और वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहां पर सेंटर हो गया 2,0 और इसका रेडियस हो गया 1/2। तो पहले हमें एक सर्कल बनाना होगा जिसका सेंटर 2,0 पर है, रेडियस जिसका 1/2 है। तो मैं यहां पर एक सर्कल बना लेता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये रहा मेरे पास एक सर्कल, ये ले लिया, ये लीजिए, ये सर्कल है। अब इसमें मैं एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करूंगा, है ना। देखो इस सर्कल का सेंटर कहां पर है, 2,0 पर है, यानी कि मैं वाई एक्सिस इधर ले लेता हूं। ये लीजिए, ये हमारे पास हो गई वाई एक्सिस, और यहां पर मैंने ले ली एक्स एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये मेरे पास आ गई वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सर्कल का सेंटर कहां पर है, 2,0 पर, यानी कि ये जो पॉइंट है आपका, ये 2,0 है। कितना पॉइंट है, 2,0। यहां मैंने ले लिया सेंटर। रेडियस इसका 2 है। अब जरा ध्यान देना, अगर इसका रेडियस कितना, सॉरी रेडियस इसका 1/2 है, 2 नहीं है, रेडियस 1/2 है भाई, रेडियस 1/2। अब जरा ध्यान देना, अगर इस सर्कल का सेंटर 2 पर है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1/2 है। तो इसका मतलब ये 2 + 1/2, तो ये 5/2 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट 5/2, 2 में से 1/2 को माइनस करोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3/2, 0। अब हम चेक करते हैं कि हमारे जो पोल थे क्या वो इसके अंदर आ रहे हैं कि बाहर आ रहे हैं। पोल क्या था, एक था z = 1। देखो z = 1 का मतलब z = 1 तो यहां कहीं आएगा, यहां पर आएगा। z = 1 जो हमारा पोल है वो तो यहां कहीं आएगा भाई, जरा ध्यान से देखो, यहां पर आएगा हमारा पोल, यहां इस पॉइंट पर। ये तो ये तो बाहर चला गया सर्कल के, Z1 कहां चला गया, बाहर। और Z1 पर रेजिड्यू कितना होगा, इस पर रेजिड्यू होगा R2। ये R2 हम निकालेंगे जरूर क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन इसको हम थ्योरम में यूज नहीं करेंगे,
क्योंकि ये सर्कल से बाहर है, रीजन से बाहर है। अब आगे चलते हैं, एक और हमारे पास है पॉइंट, और वो है हमारे पास 2। देखो 2 तो इसी के साथ कोइंसाइड कर गया, यानी कि एक सर्कल मेरा यहीं पर बन जाएगा इसके सेंटर पे ही, ये लीजिए, ठीक है ना, एक सर्कल। और ये जो है मेरे पास, ये क्या है, ये है Z2, ये है Z2, ये लीजिए। तो यहां पर अब जरा ध्यान देंगे, ये हमारे पास गिवन कंटूर था C, ये हमारे पास आ गया C2, और ये हमारे पास आ गया C1। अब जरा ध्यान देना, मुझे केवल पोल ये वाला, ये R2 ही मैं फॉर्मूले में यूज करूंगा। तो पहले हम रेजिड्यू निकाल लेते हैं। तो पहले रेजिड्यू निकालेंगे किसके अबाउट, 1 के अबाउट, क्योंकि दो, देखिए इसमें पूछा रेजिड्यू एट ईच पोल, दोनों पे निकालना है। अगर ऐसा नहीं पूछा होता तो मैं केवल एक ही रेजिड्यू निकालता जो मुझे जरूरत है। तो यहां पर रेजिड्यू पहले मैं निकाल लेता हूं 1 के अबाउट, 1 बाहर है, तो रेजिड्यू अबाउट Z इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट Z टेंड्स टू 1, Z माइनस 1 और FZ। बस यहां पर वैल्यू पुट करिए, तो लिमिट Z टेंड्स टू 1, Z माइनस 1 और FZ कितना है, FZ हमारे पास ये रहा। देखो FZ हमारे पास Z अपॉन, इसके फैक्टर लिख देना यहां पर, Z माइनस 1 और Z माइनस 2, तो ये आएगा Z माइनस 1 और Z माइनस 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा, ये फैक्टर हो गया कैंसिल आउट। तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो अब आप यहां पर लिमिट लगा सकते हैं, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा -1। कितना आएगा, 1 एंड -1 आपके पास यहां से आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही, 1 और -1 आपको यहां से वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को मैं आगे लिख लेता हूं। तो यहां से रेजिड्यू आपके पास देखो, जब लिमिट लगाएंगे तो ऊपर 1 और नीचे 1 - 2 यानी कि -1 नीचे आएगा, तो 1 अपॉन -1 आएगा। तो हमारा जो रेजिड्यू आ रहा है, रेजिड्यू देखिए, रेजिड्यू एट Z इक्वल टू 1, तो रेजिड्यू एट Z इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन -1 जिसकी वैल्यू 1। तो ये क्या है, इसको हमने मान रखा है R1, तो R1 हमारे पास आ गया -1, ठीक है, ये हमारे पास पहला रेजिड्यू आ गया। अब आगे देखो जरा ना, अब हम कैलकुलेट करेंगे रेजिड्यू Z इक्वल टू 2 पर, जो कि सर्कल के अंदर है, तो Z इक्वल टू 2 लाई इनसाइड द सर्कल। तो पहले तो मैं यहां लिख लेता हूं, क्या लिखेंगे, Z इक्वल टू 2, Z इक्वल टू 2 लाई इनसाइड C, जो हमारा कंटूर है C उसके अंदर लाई कर रहा है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, अब मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं रेजिड्यू का फॉर्मूला। तो रेजिड्यू Z इक्वल टू 2, क्योंकि सिंपल पोल है, इज इक्वल टू लिमिट Z टेंड्स टू 2, Z माइनस 2 एंड FZ। अब यहां पर FZ की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो लिमिट Z टेंड्स टू 2, Z माइनस 2 एंड FZ है कितना, ये रहा हमारे पास Z अपॉन Z माइनस 1, Z माइनस 2 इंटू Z अपॉन Z माइनस 1 और Z माइनस 2। अब यहां पर देखो एक फैक्टर आपका कैंसिल हो गया, Z माइनस 2 से Z माइनस 2 कैंसिल हुआ, जो बचा उसमें लिमिट लगा देंगे 1, तो देखो सॉरी 2, तो यहां Z की जगह 2 रखेंगे तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा, तो 2 अपॉन 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें रेजिड्यू आ गया 2, तो इसका मतलब R2 की वैल्यू 2 हो गई। तो यहां से मुझे R2 मिल गया 2 के इक्वल। R2 किसके इक्वल मिला, 2 के इक्वल। अब जरा देखो, नाउ बाय यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम, अब मैं यहां पर कॉची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करूंगा, बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो जैसे आप कॉची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो यहां पर कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है, क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व C, जो भी आपके पास फंक्शन दिया था Z अपॉन Z स्क्वायर माइनस 3Z प्लस 2 dZ, यही था, हाँ, Z स्क्वायर Z अपॉन Z स्क्वायर माइनस 3Z प्लस 2 dZ इक्वल टू 2 पाई आयोटा, और ब्रैकेट में R1 R2 R3 R4 सब आएंगे, लेकिन अंदर कौन है, अंदर है R2, तो यहां पर केवल लिखूंगा मैं R2 जो अंदर है। इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 पाई आयोटा,
और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको रेजिड्यू निकालना आना चाहिए, ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। नाउ डिटरमाइन द पोल ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का पोल हमें निकालना है, एंड रेजिड्यू एट ईच पोल, और देखो यहां पर हर पोल पे रेजिड्यू निकालना है और उसके बाद इसको इवेल्युएट करना है। रीजन हमें दे रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एफ जेड है, एफ जेड लिख के मैं इसके पोल निकाल लेता हूं। तो यहां पर एफ जेड मुझे गिवन है, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर और जेड प्लस 2, ये है मेरे पास। इसके मैं पोल निकालूंगा सबसे पहले। तो देखो पोल कितने होंगे, 4 पोल्स। तो पोल्स के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कर देते हैं 0 पुट ना। डिनोमिनेटर क्या है, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर और जेड प्लस 2, इसको रख दिया 0। तो यहां से जेड की वैल्यू देखो आई 1 और जेड की वैल्यू आ रही -2। ये हमारा डबल पोल है, डबल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो ये हमारे पास डबल पोल और ये है सिंपल पोल। चलिए पोल की बात तो हो गई, अब हम ड्राइंग बना लेते हैं कि हमारा जो रीजन है, कंटूर है सी, क्या ये पोल उसके अंदर आ रहे हैं। हमें रेजिड्यू तो सभी पे निकालना है, लेकिन फॉर्मूले में वही यूज करेंगे जो अंदर आ रहे होंगे। तो चलिए यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं, देखें जरा। तो सबसे पहले रीजन क्या है मेरे पास, उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। रीजन है मॉड जेड इक्वल टू 3, मॉड जेड ऑफ 3। अगेन एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 पर है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं जेड नॉट 0 है, इसका मतलब सेंटर 0,0 पर है और रेडियस इसका 3 है। रेडियस कितना है, 3। बस अब यहां पर ड्राइंग बना लेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक सर्कल बनाना जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो यहां पर ये लीजिए एक सर्कल बन गया, ठीक है। हमारे पोल क्या आ रहे हैं, 1 और -2, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है। तो इसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन हो गया जेड इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान देना, रेडियस इसका क्योंकि 3 है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा -3,0। अब जरा हम अपने पोल को देखते हैं। पोल हमारा क्या है, एक तो है जेड इक्वल टू 1 जो कि डबल पोल है। तो आप यहां पर देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारा डबल वाला पोल है वो कहां पर जाएगा, वो यहां आएगा। जेड इक्वल टू 1 है, रेडियस 3 है, तो यहां कहीं आएगा। ये होगा मेरा जेड इक्वल टू 1 और Z1, ये हमारा पहला पोल हो गया Z1। दूसरा पोल ये है Z इक्वल टू -2 यानी कि Z2, ये यहां कहीं आएगा Z2। और मैं क्या करता हूं, इनके दोनों तरफ, इन दोनों पोल के चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल यहां बना देते हैं और एक छोटा सा सर्कल यहां बना देते हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, ये आपका गिवन कंटूर था C और ये हमारा हो गया C1 और ये हमारा हो गया C2। C1 के अलॉन्ग हम निकालेंगे रेजिड्यू R1 और इसके अलॉन्ग हमारा रेजिड्यू आएगा, मतलब Z1 पोल पे R1 आएगा रेजिड्यू और Z2 पोल पर रेजिड्यू आएगा R2। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों रेजिड्यू को निकालना है, R1 पे भी R2 पे भी। और ध्यान रखें R1 पे जो रेजिड्यू है, R1 पे जो रेजिड्यू है ये डबल पोल वाला है और यहां पर सिंपल पोल वाला है। तो मुझे क्या करना है, यहां पर R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहां पर रेजिड्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, रेजिड्यू चलिए यहीं से स्टार्ट करें, हाँ यहीं नहीं, नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। देखो तो रेजिड्यू एट, अब जरा ध्यान से देखेंगे, रेजिड्यू एट Z इक्वल टू -1, पहले में -1 +1 है, +1 है, -2 है, +1। अब जरा ध्यान देना, ये डबल पोल वाला पॉइंट है, डबल पोल वाला पॉइंट। तो यहां पर रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखें। तो यहां पर फॉर्मूला आएगा लिमिट Z टेंड्स टू 1, एक उससे पहले क्या आएगा, 1/2 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि m - 1 फैक्टोरियल होता है हमारे पास। तो यहां पर m क्या होता है, ऑर्डर।
तो यहां पर डबल पोल का मतलब है कि इस पोल का ऑर्डर 2 है, यानी कि m की वैल्यू 2 है। तो m-1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद लिमिट, लिमिट हमारी होगी z से z टेंड्स टू 1। उसके बाद यहां पर क्योंकि डबल पोल है यानी कि ऑर्डर 2 है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन z-1 का होल स्क्वायर, और यहां पर अब लिखेंगे हम fz, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा? fz आ जाएगा। इसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन। देखो फॉर्मूले मैंने आपको यहां पर लिख रखे हैं, लेकिन आपको ये सब याद होने चाहिए। ये देखिए m-1, यहां पर m क्या है? हमारा ऑर्डर 2 है, तो m की जगह 2 रखेंगे, 2-1 फैक्टोरियल। फिर z टेंड्स टू a कितना हमारे पास? 1 है। आगे आ जाओ, देखो m2 है तो 2-1 यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करना है। किसका? z-a की होल पावर m, तो यहां पर पावर m होनी चाहिए। अगर ऑर्डर 2 है तो इसकी पावर 2 आएगी, fz यहां पर लगेगा। यहां पर ये dz नहीं है, ये dz नहीं है। अब चलते हैं आगे, देखो तो यहां पर देखो z-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर m होती है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये तो 1/1 फैक्टोरियल 1 आ गया, यानी कि लिमिट z टेंड्स टू 1, यहां पर d/dz z-1 का होल स्क्वायर, यहां पर मैं fz रखने जा रहा हूं। fz कितना है जरा ध्यान से देखो, z स्क्वायर अपॉन z-1 का होल स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन z-1 का होल स्क्वायर, और z+2 है, यही लिखा है। देख लेते हैं एक बार, हाँ, z स्क्वायर अपॉन z-1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचा। क्या जो बचा उसमें लिमिट अप्लाई कर, सॉरी लिमिट नहीं करनी है, अभी डिफरेंशिएट करना है। तो लिमिट z जो है 1 का अप्रोच कर रहा है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर आपका ऐसे ही रहेगा z+2, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2z माइनस ये ऐसे ही रहेगा, और z+2 का 1 हो जाएगा, अपॉन में z+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा, अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिमिट अप्लाई कर दें। तो जहां पर z है वहां पर 1 रखें, तो ये 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 × 2 -1 डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो ये 6 - 1 5, 5/9 आ गया। इसका मतलब हमारा जो पहला रेजिड्यू है 1 के अलाउ जिसको हमने r1 बोला है, तो यहां से मुझे r1 की वैल्यू मिल गई कितनी? ये 5/9 आएगी, 5/9। तो हमारे पास r1 की वैल्यू आ गई 5/9। अब हम निकालेंगे r2। r2 आसान है क्योंकि r2 सिंपल पोल है। चलिए अब हम निकालते हैं। देखिए दूसरा हमारा वैल्यू तो z = -2 के अलोंग ये सिंपल पोल है, r2 निकालेंगे। तो रेजिड्यू z = -2 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू -2 z+2 और fz। देखो यहां प्लस क्यों आया? क्योंकि एक्चुअल में वहां z - a होता है और a की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो z माइनस माइनस प्लस, तो z+2 fz। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, लिमिट z टेंड्स टू -2 z+2 इंटू z² अपॉन z-1 का होल स्क्वायर और z+2, यही था ना? हाँ, z² अपॉन z-1 का होल स्क्वायर z+2। और यहां पर आप देख सकते हैं ये फैक्टर कैंसिल, जो बचा उसमें लिमिट लगा दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा -2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा -2 और -1 का स्क्वायर। तो ऊपर -2 का स्क्वायर 4, ये ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 9, यानी कि यहां से मेरे पास अभी मैंने क्या निकाला था r1, तो यहां से r2 मेरे पास आ गया 4/9। दिस इज r2, ये क्या है? r2 है। तो r1 भी आ गया, r2 भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, कॉची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और कॉची रेजिड्यू थ्योरम को हम यहां पर यूज कर लेते हैं। देखो जरा, तो नाउ बाय यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम, तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम।
तो देखो कॉची रेसिड्यू थ्योरम को यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा देखें कितना आएगा। कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या है? इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व सी जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर और जेड प्लस 2। क्या होगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू कॉची रेसिड्यू थ्योरम? ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा और ब्रैकेट में R1 प्लस R2, क्योंकि दो ही है, दोनों अंदर आ रहे हैं। R1 प्लस R2 दोनों क्या हो रहे हैं? अंदर ही आ रहे हैं। तो जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड प्लस 2, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 पाई आयोटा, ये आपके पास कितना कितना है? 5/9 और 4/9। 5/9 प्लस 4/9 दोनों को ऐड करो, 9/9 जिसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई आयोटा। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर भी है, ठीक है ना? यही क्या हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो मेरे ख्याल से सभी को यहां से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी समझने में, है ना? ये लीजिए, ये हमारा इसका क्या है? आंसर है। तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और यहां पर देखो दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। एक तो 2022 में ही आया है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, सिंपल है। इसके पोल निकालेंगे। सर्कल आपको दिया जिसका रेडियस 1 है, सेंटर 0,0 पर है, तो पोल के अलोंग रेडियस रेसिड्यू निकाल लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें फाइंड द, इसमें केवल पोल निकालने हैं, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, केवल पोल निकालने हैं, ठीक है ना? तो दोनों सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर, दोनों ही लेक्चर बहुत ही ज्यादा आसान है और यहां से ज्यादातर चांस होते हैं कि एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आएगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन 2 नंबर में और एक क्वेश्चन लॉन्ग 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने के भी यहां से क्या रहते हैं? चांसेस रहते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ ये दोनों लेक्चर आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल लेक्चर हैं और बहुत ही आसान और सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इन क्वेश्चन को अभी आप प्रैक्टिस करें। अब हमारा मैथमेटिक्स 2 के अंदर एक लेक्चर और बचा है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम, जिसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो भी आज ही आपको मिल जाएगा, यानी कि आज हमारा मैथमेटिक्स 2 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने मैथमेटिक्स 2 का जो हमारा कंप्लीट सिलेबस था, जो AKTU के अकॉर्डिंग था, वो हमने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बस एक लेक्चर और बाकी है। अभी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच।